अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी शाहिद उमर। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं और ऐसी न्यूज़ भी लेते हैं जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं और ये कल के अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। तो ये चलते कुछ ऐसे टॉपिक लेकर हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये बात सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, इस वक्त हमारा जो कैपिटल दिल्ली है पोल्यूशन की बहुत बुरी तरीके से जो है ना जद में है और वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मैक्सिमम बता रहा है 460 बता रहा है। और ये 460 कोई मामूली बात नहीं है, ये तो यानी जहरीला जो है ना वहाँ का पूरा एयर पोल्यूशन हो चुका है, जहरालूद हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट भी, यानी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कहा है और चीफ जस्टिस ने सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये जो मामला है कि इसको निपटाने में हुकूमत क्यों जो है ना बहुत ताख़ीर कर रही है। इन्हें लोग सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं और कई केसेस लंग्स इन्फेक्शन के हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि लंग कैंसर के बहुत सारे जो है ना केसेस मुस्तकबिल में पैदा हो सकते हैं। तो आप बताइए, एयर क्वालिटी इंडेक्स AIQ जो होता है जनरली 0 से लेकर 50 तक ये एक नॉर्मल कहलाता है। अब 0 से 50 तक नॉर्मल है, तो बताइए 460 कितना फ़र्क है। 460 इंतहाई दर्जे के एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन वहाँ का माना जाता है जिसमें जीना बहुत मुश्किल है। यानी मतलब है कि आप घर के दरवाजे बंद करके बैठे रहें, आप बाहर निकलना आपके लिए नामुमकिन है। और ख़ास तौर पे जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये बहुत और भी सीरियस बात हो जाती है। यानी उसके बाद दिवाली के बाद इसका सिलसिला शुरू होता है, तो फिर ये सर्दियों में पूरा ही ऐसा ही वहाँ पे माहौल रहता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे सारे हमारे कामकाज चलते हैं, गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पे हर किस्म की चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी सीरियस कोई स्टेप ना लेना, ये बहुत बड़ी जो है ना हमारी आप जहालत कह सकते हैं या फिर अनजानपन या मुजरिमाना गफलत हम इसको कह सकते हैं। इन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा है, वार्न किया है, लेकिन फिर वही बात आती है कि हाँ हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कब करेंगे? जब लोग मर जाएंगे तो उस वक्त आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये मसला होता है। जब आप वकीला जब आज सुप्रीम कोर्ट में जब वकीला मास्क लगा के आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो इतना बुरा हाल है कि मास्क यहाँ पे काम नहीं करेगा, आप लोग जाइए फ़ौरन से ऑनलाइन अपने घरों से बैठ के काम कीजिए। और वो सख्त गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने कहा कि आखिर हो क्या गया है हमारे कैपिटल को। तो इसके लिए कई अनासिर ज़िम्मेदार हैं। अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें इसकी ज़िम्मेदार हैं जिसकी वजह से इतना पोल्यूशन वहाँ पे बढ़ चुका है। सो में पहले देखेंगे आप वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, ख़ासतौर पे हरियाणा और बाजू के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं है वो, और दूसरे इतनी बेतहाशा गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं कि उसकी ऐसे डीजल का जो धुआं है, डीजल है, पेट्रोल का, और उसके साथ साथ जो है ना वहाँ पे हरियाणा में जैसा कि स्टबल बर्निंग जिसको पराली कहते हैं, ये किसान मुसलसिल जो है ना काश्त होने के बाद उसको जलाते हैं, उसका धुआं पूरा दिल्ली की तरफ निकल के आता है। तो ये भी एक अहम उसका कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से दिल्ली तबाह बर्बाद हो चुका है अपनी आबो हवा के लिहाज से, जो जहरीली हम कह सकते हैं। और अब ये बात कब से चल रही है? जब इन्हें केजरीवाल ने कहा था, इससे पहले आप हुकूमत थी, वहीं से ये इसका प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की इसको कंट्रोल करने की, लेकिन किसी हद तक थोड़ा बहुत कामयाब रहे, लेकिन फिर वही बात पुरानी अपनी रिवायत पे आ चुकी है और कोई इसमें हरकत हुकूमत की जानिब से नहीं हो रही है जो है ना। उन्होंने एक काम अच्छा किया था, केजरीवाल ने एक किया था कि गाड़ियों के लिए ऑड और इवन नंबर का एक सिस्टम शुरू किया था कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगे, एक दिन इवन नंबर के गाड़ियाँ चलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कमी आई थी। और दूसरे की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो आप कहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं? आपको इंकरेज करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलने के लिए। आप कब तक यही जो है ना, और दूसरे कि इतनी गाड़ियाँ पुराने हैं जिसको स्क्रैप में डालना चाहिए तो उसको क्यों नहीं डाला जाता, ये सवाल पैदा होता है। उससे हट के फिर इंडिविजुअल का यानी इनफरादी तौर पे हर शख्स की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जगह पे जो है ना वो ख़ास तौर पे घरों में जो चीज़ें होते हैं, जैसे मच्छर की बत्ती लगाई जाती है, ऐसे कई किस्म की चीज़ें होती हैं, तो इंडिविजुअल तरीके से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिविजुअल अपनी अगर जिम्मेदारी माने तो, नहीं तो वही हाल होगा जो है ना। यानी इसके लिए नौजवान हैं वो लोग भी मुतासिर हैं, बूढ़े वो लोग भी मुतासिर हैं,
हर कोई मुतासिर है, हर कोई दवाखानों से अप्रोच हो रहा है जो है ना, इन्हें ज़रा बराबर भी कंट्रोल नहीं है। आप बताइए 460 किसको कहते हैं जो है ना, आप कहते हैं कि 0 to 50 ये नॉर्मल होता है, लेकिन 460 तक चले गया है बाज़ इलाकों में दिल्ली के, तो आप अंदर लगाइए कि किस तरह वहाँ के लोग सांस ले रहे होंगे जो है ना। तो शायद जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा इसका डिस्कशन हुआ है, कई दफ़ा कोर्ट ने फिटकार लगाई है वहाँ की गवर्नमेंट को, लेकिन आज भी कुछ भी तब्दीली इसमें देखने में नहीं आई जो है ना। आप जिम्मेदारी देते हैं, स्टबल बर्निंग को देते हैं, उसके बाद ठीक है दिवाली पटाखों को जिम्मेदारी देते हैं, वहाँ की गाड़ियों को देते हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को आप जिम्मेदारी देते हैं। आप खाली जो है ना क्रिटिसाइज कंडम करते रहेंगे या वार्न करते रहेंगे, या कोई यानी यहाँ पे कॉन्क्रीट स्टेप लेंगे? स्टेप कब लेंगे आप? खाली यानी इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी आती है यहाँ पे। बिल्कुल सर, अगर हम देखें कि जब पोल्यूशन में पोलराइजेशन होना शुरू हो जाए तो यकीनन वो बस एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम भी देखा गया कि दिल्ली में AQI लेवल कितना हाई गया, उसको लेकर बीजेपी ने किस तरह से मुद्दा बनाया। और आम आदमी पार्टी की सत्ता जाने में एक पीछे वजह यह भी रही क्योंकि यमुना तो रहा ही शीर्ष महल रहा, लेकिन देखा गया कैसे वही बीजेपी या कुछ बड़े बड़े दिल्ली में, नोएडा में बैठे एंकर कैसे मास्क लगाकर स्टूडियो के अंदर आ रहे थे और वो ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पे AQI लेवल कितनी खतरनाक है। और वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो उस पर तमाम तरीके की बात की गई। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जस्टिस ने फटकार लगाई, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब पोल्यूशन इतनी खतरनाक है कि आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। यानी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी वकीलों को शामिल होने की बात की। इस पर कपिल सिब्बल ने यह कहा कि सर हम मास्क लगाकर आए हुए, तो खुद जस्टिस की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे पोल्यूशन इतना हाई है कि मास्क भी इस पर कोई काम नहीं करेगा। हालांकि अभी आसपास के राज्यों की बात करें तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा में जो पुआली जलाई जाती है उस पर भी रोक लगाने के कड़े नियम बनाने की बात की। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि दिल्ली में AQI लेवल इतनी ज़्यादा फैली हो। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी रही हो, बीजेपी रही हो, तो वहाँ पे पोल्यूशन रहा। अभी आपने पटाखों का जिक्र किया, देखा गया पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जब उन्होंने कुछ नियम बनाए दिवाली को लेकर, तो लगातार उनका विरोध शुरू होने, एहतजाज करना लोगों ने शुरू कर दिया। और उनका ये कहना था कि एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम देखते हैं कि जिस दिन दिवाली हो उसके अगले दिन सुबह में कैसे पूरी दिल्ली में धुंध छाए रहते हैं, मोटी परत होती है। लेकिन अभी जिस तरह से ये मामला सेंसिटिव रहा, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से खुद जस्टिस ने इस पर गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की, उन्होंने कहा कि इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि आपको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर सुनवाई करें। तो आप समझे कि जब एक चीफ जस्टिस जब कोई ऐसी उन्होंने बात कह रही हो तो फिर आम दिल्ली में जो आम जनता है उसकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि खुद देखा जा रहा है कैसे मोटी वहाँ पे पड़ते जम जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कई सिगरेटों के बराबर एक जब सांस इंसान ले रहा है तो उसके अंदर वो चीज़ें जा रही हैं। तो इससे यकीनन अभी आपने बताया कि बॉडी पे कैसे उसका असर पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी कठोर सुनवाई करते हुए काफ़ी उन्होंने तल्ख लहजे में उन्होंने कहा, लेकिन इसके बाद दिल्ली में सरकार बैठी आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा बीजेपी की, केंद्र सरकार में बात करें या फिर राज्य में बीजेपी की बात करें, इनकी तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, कोई भी ऐसी बयानबाजी सामने नहीं आ रही। इससे ये समझ में आया कि नहीं, हम इस पर जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यही गवर्नमेंट है, जब आम आदमी पार्टी सामने बैठा करती थी तो कैसे एहतजाज करते थे। अभी तक अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है तो उसमें अभी तक बीजेपी के जो लोग होते हैं वो सड़कों पर उतर गए होते, एहतजाज करना शुरू कर दिए होते, तमाम तरह की बातें होती। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI जो लेवल है वो 400 के पार हो गया है। CPCB के एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे सबसे अधिक AQI 460 दर्ज किया गया और जबकि सबसे कम 216। तो आप समझे कैसे 400 पार होना AQI दिल्ली में जो आम नागरिक है, ये कोई भी दिल्ली में जो हो उसके लिए कितने मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अभी सुनवाई हुई है और जिस तरह से उन्होंने तल्ख लहजे में कहा है, तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि इस पर कितना नियंत्रण पाया जाता है, इस पर क्या काम होते हैं। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया कि लगातार इस पर बयानबाजी हुई और इस पर कोई काम नहीं हुआ। वैसे अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जिससे आप सुधार कर इसको कम कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब पोलराइजेशन शुरू हो जाए पोल्यूशन में भी, तो विकास सिर्फ कागजों में होते हैं और बयानबाजियाँ शुरू होती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो फैसला है उस पर कितनी गवर्नमेंट सख्त होती है और आगे क्या कदम उठाया जाता है जिसकी वजह से आम जो नागरिक है वो पूरी तरीके से सेफ रहे। क्योंकि वो देश की राजधानी भी है,
वहाँ सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं इलाज कराना, अपने जॉब करना, तो तमाम पूरे देश के लोग वहाँ पे शामिल होते हैं, लोग रहते भी हैं। तो अगर उनके साथ कोई हादसा होना तो यकीनन काफ़ी झकझोर देने वाली बात होगी। लेकिन अब इस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद से उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, और हरियाणा पंजाब पे जिस तरह से उन्होंने कानून की बात की है तो उस पर क्या एक्शन सामने आते हैं। तो नाज़रीन देखिए, इसको जो है ना, ये जो मसला है ये सबका मसला है, इसको सियासी या पोलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब जैसे कि जानते हैं कई फॉरेन एम्बेसीज वहाँ पे कायम हैं, वो लोग क्या सोचते होंगे कि भाई इंडिया, इतना बुरा हाल है इंडिया का कि एक मामूली लोग पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, इतना ख़राब हालात है। दिल्ली एनसीआर बाजू में जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया है, इन्हें किसी पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि बाहर भी होती है इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर कंट्रोल होता है कि CO2 को किस तरह कंट्रोल किया जाए, फिर ऑक्सीजन को कैसा बढ़ाया जाए फिज़ा में ताकि लोग जी सकें। लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ जो है ना एक दूसरे के ऊपर बात ढकलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी उसके ऊपर इल्ज़ाम डालती थी, अब ये लोग हैं उनको जो है ना इल्ज़ाम डालते हैं। हालांकि माजी से सीखने की ज़रूरत है, माजी पे आप डाले तो ये मसला हल नहीं होगा। अब प्रेजेंटली जो है ना, अब आपको करना क्या है वो देखना चाहिए ना। नहीं, वही तो दिल्ली के जनता आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल की है, तो यकीनन उसमें कोई खामियां रही होंगी, कमियां रही होंगी, तभी ने जनता उसको नकार दिया। तो इस बार अगर दिल्ली की जनता आपको दिल्ली की सियासत सौंपी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पुरानी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया क्या नहीं किया, हम उस पर कम बातें करें, अभी प्रेजेंट में बातें करें। क्योंकि पीछे अब आम आदमी पार्टी के समय में क्या EQI लेवल रहे, क्या दिल्ली की तस्वीरें रही, अगर यकीनन आम आदमी पार्टी सारे काम सही किए होते तो आज सत्ता में वो होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपसे सत्ता छीनी गई है और किसी और को सत्ता सौंपी गई है और आप वहां पे मौजूद हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बनती है कि जब आने वाले अब जो सिचुएशन है, जो चीज़ें हैं, हम उस पर बारीकियां नज़र डालें, उस पर बाकायदा एक मीटिंग हो और आगे की हम पूरी रोड मैप तैयार करें कि आने वाले वक्त में अगर क्योंकि लगातार मौसम बदलते रहता है, दिल्ली में बारिश की बात करें, कड़ाके ठंड की बात करें, तो वहाँ पर मौसम में तब्दीली होती रहती है। तो अब उस पर सोच कर एक टेबल पर बैठने की ज़रूरत है कि आगे हमारी रोड मैप क्या होगा। लेकिन जब आप विकास करना चाहें तो ही शायद कर सकते हैं, अगर सिर्फ बयानबाजी हो या राजनीतिक एंगल चमकाना हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों पे आप काम करेंगे। क्योंकि अगर सारे काम होने शुरू हो जाए तो आपके पास कोई ऐसा एजेंडा बचेगा ही नहीं जिसपे जनता को अपनी तरफ खींचा जा सके, या जिसे अपोजिशन पार्टी कहती है कि गुमराह किया जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा है शायद। और ये बात सिर्फ जो है ना एयर क्वालिटी की नहीं है, एयर पोल्यूशन की नहीं है, वाटर पोल्यूशन भी है। इससे हट के कई किस्म के पोल्यूशन होते हैं। तो सारे पोल्यूशन की जद में इस वक्त हमारा कैपिटल है दिल्ली। तो बताइए आप जो है ना कि दिल्ली कैपिटल है हिंदुस्तान का सारे, तो वहाँ पर आप इन्हें कितनी आबादी है बताइए, कितना छोटे एरिया, वहाँ पे आप ये मामूली सी चीज़ को आप वो कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। जरा क्या वजह से नहीं कर सक रहे हैं? और इन्हें सियासी बसीरत चीज़ के लिए जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कि बार बार क्या कोर्ट जो है ना मुदाखिलत करती रहे, सुप्रीम कोर्ट मुदाखिलत करिए छोटे छोटे मामलों में, आप अपने तरफ से कोई स्टेप्स क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये बहुत बड़ा मसला है नाजरीन, इसको जो है ना सॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो है ना वहाँ के आवाम जीते जी वो लोग बीमारी मुब्तला होकर मर जाएंगे, कैंसर के केसेस बढ़ जाएंगे, स्पेशली लंग्स कैंसर के इतने केसेस आ रहे हैं वहाँ पे फेफड़ों के बता नहीं सकते। हॉस्पिटल्स परेशानी के भी कैसा इनको डील करें जो है ना, इन्हें नौजवानों से बच्चों से लेके ज़ईफ़ अफराद, ज़ईफ़ुल उम्र अफराद तक इसमें बीमारियों में मुब्तला हैं जो सांस लेने में बहुत ही दुश्वारी महसूस कर रहे हैं जो है ना। तो ये थी हमारी दिल्ली की सूरत हाल जो इस वक्त राइट नाउ बहुत ही बुरे पोल्यूशन की जद में है, जो 460 AQI जिसको कहा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें मुब्तला है जो है ना। तो नाज़रीन चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा हम बात कर चुके हैं इससे पहले भी, तो न्यूयॉर्क के जो गवर्नर मुंतखब हुए हैं इन्हें ज़ोहरान ममदानी, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, उस पर बात हो चुकी है। तो और ये भी जानते हैं कि वो 34 साल उम्र के नौजवान हैं और एक मुस्लिम हैं, और उन्होंने दावा किया है कि इनको इलेक्शन को रुकाने के लिए कई बिलियनर्स मिलियनर्स जो है ना इनको एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, काफ़ी पैसा खर्चा किया गया ताकि ये जो है ना इन्हें, एक तो ये डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं, डेमोक्रेट सोशलिस्ट हैं, यानी अवाम की भलाई की ये बात करते हैं हमेशा, अवाम की भलाई कैसा हो सकती है। उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता कहा है कि बड़े बड़े जो रिच पीपल हैं उनका जो है ना कट करके, उनके जो है ना दौलत में कट करके ये अवाम को सहूलतें फराम करेंगे, स्पेशली ट्रांसपोर्ट वगैरह 1% ये कट करेंगे। तो शुरू से ही इनकी जो है ना मुखालिफत शुरू हो गई थी। एक तो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो है ना इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते हैं, इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है। तो जितनी कोशिशें हो सकती थी, लेकिन उनके कारकुन, उनके लोग, वो ख़ुद भी घरे घर जाके आम आदमी से लोग जो है ना राब्ता पैदा किए हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि उनकी एज 34 बताई जाती है, तो ये जेन जी, जैसा कि आप जानते हैं सारी दुनिया में जेन जी का पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है हर कंट्री में, जिसमें इन्हें नौजवान 18 से लेके तकरीबन 38 तक आप ले सकते हैं, ये उम्र के जो नौजवान हैं इनकी तरफ से जो रिवाइवलिज्म आ रहा है, इनकी क्या खासियत है क्या है,
तो ये उन्हीं का ताल्लुक भी इसी से जन जी से बताया जा रहा है। मतलब है कि सारी दुनिया में जो इनकलाब रेवोल्यूशन आ रहे हैं यही नौजवानों की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अब पुराने लोग जो है आउटडेटेड हो गए हैं, जो है ना पुराने लोग में उतनी सलाहियत बाकी नहीं रही कि ये लोग जो है ना कॉन्क्रीट कुछ स्टेप्स ले सकें जिससे दुनिया के जो मसाइल है वो ख़त्म हो सकें। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे मुआवजना कर सकते हैं। अब जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, राहुल गांधी भी जो है ना जेन जी से उनका ताल्लुक़ है। इनकी कोशिशें कितनी हैं, जैसा कि आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने स्टार्ट की थी, और ये इनकी ख़ास बात ये थी कि ये अवाम में घुल मिल जाते, हर किसी से ना किसी से जो है ना चले जाते, मिल जाते, उनसे बात करते, उनके मसाइल जानने की कोशिश करते। तो ये जो है ना उनकी बात होती है। तो अब अगर हम कंपेयर करेंगे ज़ोहरान ममदानी और राहुल गांधी का, हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये थोड़ी सी एक फ़र्क ये महसूस होता है कि वो डायरेक्ट अवाम से जाके मिले थे, उन्होंने वोट डालने की कोशिश, उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना सोशलिज़म यानी सारे सोशलिज़म के रिफॉर्म्स मैं लाऊंगा, ये मेरा वादा है। उन्होंने कहा है, आम आदमी से मिलकर वो बात किए और बहुत ही सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है जाना। तो यहाँ पे जब राहुल गांधी भी जब स्टार्ट करे थे ये भारत जोड़ो यात्रा, तो ये भी जो है ना हर आवाम से मिलने की कोशिश करे, हर आवाम से। बस फ़र्क इतना था कि इनके अतराफ जो गैदरिंग क्राउड होता था वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था जाना, यही फ़र्क है। लेकिन बड़ी हद तक मुमासिलत कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ये भी जो है ना इनका जो अप्रोच है इन्होंने भी शुरू किया है, तो ज़रूर जो है ना ये भी यहाँ पे एक दिन रंग लाएगा, क्योंकि हमारे सियासतदान ये है, अब इनका हाल ये हो चुका है कि मुल्क हमारा बहुत ही तबाही के दहाने पे है, ना कोई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई का वही हाल है, कोई मसाइल को हल नहीं किया गया है पिछले 14 साल में। अगर आप देखेंगे डेटा, तो यहाँ के नौजवान भी बड़े बेचैन हैं कि यहाँ पे कब यहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ पे तब्दीली कब आएगी। क्योंकि अब हमारे जो सीनियर सियासतदान हैं उनमें उतनी सलाहियत बाकी नहीं रही, या वो जानबूझ के अपने मसाइल को यानी डाल देते हैं कूड़ेदान में। ये क्या चाहते हैं, और इनका पहले अप्रोच ये होना चाहिए कि आप नौजवानों के लिए कुछ करें। ये बड़ा सुम्य अहम मसला है, क्या कर रहे हैं आप बताइए नौजवानों के लिए? कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं, जो है ना। और थे से भी जो अच्छी चीज़ें थे कांग्रेस स्पिरिट के, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। सारी सनतें जो है ना तबाही के दहाने पे हैं, जॉब्स का कोई मसला नहीं है। 2-4 जो है ना चंद हज़ार जॉब्स के जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना जॉब के लेटर्स हवाले कर देते हैं, कहते हैं कि अब बेरोज़गारी का मसला हल हो गया। किस तरह हल होता बताइए? नौजवान पूरे बाहर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, आपको मालूम है रशिया यूक्रेन में जाके वहाँ पे जो है ना मिलिट्री में जो है ना भर्ती हो जा रहे हैं लड़के, हालांकि उनको मालूम है ये कितना ख़तरनाक इसका अंजाम होगा। लेकिन बेरोज़गारी से मजबूर होकर नौजवान कभी अफ्रीका चले आ रहा है, कभी इधर चले आ रहा है, ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर रोज़गार प्रोवाइड करें तो क्यों जाएगा नौजवान, ये बताइए जो है ना पूरा। नहीं, देखिए अभी आपने जिस तरह से राहुल गांधी की और ज़ोहरान ममदानी की बात की, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है क्योंकि राहुल गांधी की विरासत में सियासत रही है, लेकिन ज़ोहरान ममदानी थोड़ा स्ट्रगल किए हैं। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी की अभी जिस तरह से आपने बात की, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, तो राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने के लिए इस पर कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं ना जाने कितनी पैसे खर्च किए, किस तरह से एडवर्टीजमेंट किए गए, और नाम उनका रखा गया पप्पू। जी जी, पप्पू को लेकर लगातार राहुल गांधी की कोशिश की गई कि छवि बिगाड़ा जाए। लेकिन पहले की अगर राहुल गांधी के बयानों में की बात करें, उनके मंच की बात करें, तो पहले वो चीज़ें नहीं झलकती थी जैसे अब झलकनी शुरू हो गई। अब बिल्कुल बारीकी के साथ राहुल गांधी बात करते हैं, और उनकी बातों में आंकड़े भी ज़रूर इस बार होते हैं। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उसके बाद से राहुल गांधी का नाम एक रागा दिया गया, और उसके बाद तमाम राज्यों में उन्होंने देखा गया कि तमाम राज्यों में वो दौरा किए लगातार। कभी वो मैकेनिक से मिल रहे हैं, तो कभी ट्रक ड्राइवर से, तो तमाम ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया। नहीं, एक तरह से ज़मीनी स्तर पे जो पीआर है वो अपनी मजबूत करना उन्होंने शुरू किया। अभी आपने जिस तरह से रोजगार की बात की, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी रील्स को भी अब रोजगार कहते हैं, पकौड़ा छानने को भी रोजगार करते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि अभी चपरासी के लिए भी अगर कहीं पे गवर्नमेंट के लिए फॉर्म मारे तो वहाँ पे पीएचडी लेवल के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप समझिए, जिसने अपनी जिंदगी के 25-30 साल गुजार दिए हैं, जिसने इतनी बड़ी डिग्री पीएचडी की हासिल कर ली हो, अगर वो महज 12 से 15 हज़ार रुपए के चपरासी की नौकरी के लिए अगर फॉर्म भर रहा है, तो आप समझे कि हमारे देश में मानो बेरोजगारी है ही नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पकौड़े तलने को रोजगार कहते हो। बिहार में आप जाते हो चुनाव प्रचार के लिए, तो वहाँ पे आटा से सस्ते डाटा की बात करते हो, रील्स की आप बात करते हो। अगर हम ज़ोहरान ममदानी की बात करें, तो जिस तरह से यहाँ पे कुछ नेता आरएसएस और ऐसे संगठन से लड़ते हैं, वैसे ज़ोहरान ममदानी भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर बनते हैं
तो मैं न्यूयॉर्क को फंड देना बंद कर दूंगा। अब समझिए, जो कि जिसकी ताकत, जिसकी काबिलियत पूरे देश पे कंट्रोल मानी जाती है, अगर वो इंसान अगर जोहरान ममदानी खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहा है, तो फिर भी उसके बाद अगर वहां के जो पब्लिक है जोहरान ममदानी को चुनती है, तो यकीनन ये काबिल तारीफ है। और इतना आसान वहां का सब कुछ रहा नहीं होगा। अब बराक ओबामा की बात करें तो चुनाव से ठीक 1 से 2 दिन पहले उन्होंने अपना जोहरान ममदानी को समर्थन दिया। जोहरान ममदानी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि इनकी जीत के पीछे उनकी बीवी की भी काफ़ी बड़ी हाथ है, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज शादी की। जोहरान ममदानी की खास बात यह भी है कि वो एक भारतीय मूल के निवासी हैं। इस पर हम बस 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करेंगे कि जिस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको बने, यहाँ पे ब्रिटेन में राष्ट्रपति बने ऋषि सुनक, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने, उस टाइम इंडिया में किस तरह से बधाई के दौर शुरू हो गए थे, कैसे बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। लेकिन वही भारतीय मूल का निवासी जब कोई मुस्लिम अगर किसी अमेरिका जैसे शहर में, न्यूयॉर्क में मेयर बनता है, तो उसकी बात बस एक खाना पूर्ति के लिए की जाती है और उस पर कुछ ज़्यादा बहस नहीं होती। तो आप समझे कैसे जब एक खास समुदाय का आदमी किसी देश में प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी कैसी तारीफ की जाती है, कैसे उसको स्वागत किया जाता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो मुस्लिम है और किसी इतने बड़े शहर में जाकर मेयर बनता है, मेयर का चुनाव जीतता है, इतने बड़े ताकतवर लोगों से लड़ता है और उसकी जीत सुनिश्चित होती है, लेकिन उसके बाद भी इस पर महज खानापूर्ति की जाती है। जबकि अमेरिका में मेयर की चुनाव भी कोई ऐसे आम चुनाव नहीं है, काफ़ी वो भी मशक्क़त से लड़ी जाती है। लेकिन जिस तरह से जोहरान ममदानी ने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा और जीता, इसको लेकर पूरे देश में तारीफ की गई। वही जोहरान ममदानी जब राम मंदिर का यहाँ पर मामला शुरू हुआ था तो अमेरिका में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खुद रैली निकाली थी और इसके खिलाफ उन्होंने बात की थी। तो एक तबका ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लगातार वो खिलाफ रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारत में जोहरान ममदानी की उतनी बातें नहीं हो रही है। और एक वक्त था जब ऋषि सुनक की लगातार बातें और भारत में स्वागत किया जा रहा था। बिल्कुल, आपने सच कहा है कि जो है ना कितनी चीख पुकार, बड़े फख्र का इजहार कर रहे थे कि ऋषि सुनक जो है ना इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बन गए यूके के। तो अब इनकी बात हो रही, तो इनके बारे में क्यों साफ सूंघ गया इनको, सारा मीडिया खामोश है, क्यों नहीं कहा जाता। तो इससे साफ जाहिर कितने अफसोसनाक मैंने बात है कि लोग कितने पार्शल हो गए, इनके जहन में कितना जहर भरा हुआ है कि एक मुस्लिम ओरिजिन जो है ना वहाँ का मेयर बनता है न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा। और आप अगर यकीन माने तो इन्हें इंग्लैंड यूके की से ज़्यादा, ऋषि सुनक से ज़्यादा इनकी अहमियत है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो होता है वो पूरी बैकबोन है, अमेरिका की बैकबोन है। जैसा हमारे पास बॉम्बे है, बॉम्बे जो इन फाइनेंशियली जो हब है, वहाँ पे वो हब है, वहाँ पे जितने करोड़पति बिलियनर है वहीं पे रहते हैं। तो ऐसे हालात में तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन किए, राहुल गांधी और जोहरान ममदानी का, तो बड़ी हद तक जो है ना इनमें कई चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। तो इन्हें इससे साफ ज़ाहिर है कि फ्यूचर में जो है ना इन्हीं के ज़रिए से यहाँ पे इनकलाब आ सकता है, अमेरिका में भी इनकलाब आ सकता है। बस मसला ये है कि इनको आप टाइम दीजिए, आप जो है ना अभी से पेशेंट गोई फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको मौका दीजिए, फिर देखिए कि भाई कितना ये लोग चेंज लाते हैं। उसके बाद आप अगर नए आप मुतमईन है तो हटा दीजिए आप उनको। और ये जोहरान ममदानी वही शख्स है जो पहले अपनी स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस बात से शुरू करते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के वक्त 1947 में दिया था। तो आप समझे कि जोहरान ममदानी की यहाँ पे बातें कम की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी माइंड सेट लोगों का किया जा रहा है कि आप उस इंसान की बात नहीं कर रहे हो जो ऐसे शख्स का नाम लेकर अपनी स्पीच शुरू करता है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात करें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन वही अगर जोहरान ममदानी, राहुल गांधी और ऋषि सुनक की बात करें तो इसमें अलग अलग पॉलिटिकल एंगल रहे हैं। लेकिन ऋषि सुनक अगर एक भारतीय हैं तो जोहरान ममदानी भी भारतीय हैं और उन पर भी बातें की जानी चाहिए, उनकी भी कहानी युवाओं को पढ़ानी चाहिए कि वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है और क्या वहाँ पे उन्होंने जातिवाद करके इलेक्शन चुनाव जीता है या वहाँ का जो असल इशूज है या फिर वहाँ का क्या उनका एंगल रहा, क्या रोड मैप रहा, उसके चलते उन्होंने चुनाव जीत हासिल की है। बिल्कुल सच बात है, जो है ना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि यहाँ का जो मीडिया है कितना जो है ना हुकूमत के कंट्रोल में, कितना गोदी मीडिया हो चुका है, जो हर एक के लिए एक अलग अलग मेयारात पैमाने यहाँ पे मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन हम ये बात करें थे, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे हम इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।